मेरे छात्र छात्राओं, आज जो क्लास हम ले रहे हैं इसमें विशेष रूप से आपकी अभी जो 2020 की हायर मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम होने वाली है उसके ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड क्लास है। चूँकि ऑब्जेक्टिव का अपना एक इम्पॉर्टेंस अलग होता है, जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव से बच्चे डरते भी हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं आपको इसमें अधिकतम मार्क्स कवर कर दूँ इस वीडियो में, और आप इसको पूरा देखें तो निश्चित रूप से आप 2 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे सबसे पहले देखें तो ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी डिस्कस हम पहले करेंगे। जैसे आपका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल जो है वो आपका 6 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव पर्पस से। ठीक है, और इसके अलावा भी इसमें 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का भी हैं, तो वो भी इसमें साथ साथ कवर होते जाएंगे। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, पिछले जो पेपर से उसके अनुभव के आधार पे हमने देखा है कि अक्सर आपको मैथ द कॉलम में इंटीग्रेशन पूछे जाते हैं, और मैथ द कॉलम में भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अक्सर आपके फार्मूला बेस्ड हैं या फिर ऐसे छोटे सब्स्टिट्यूशन पर या सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं लगभग आपको सभी क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करता हूँ। आपको ये सब वापस से बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आज का दिन और आपका कल का दिन और है, 15 तारीख को आपका पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो 2-4 बार इसको रीडिंग कर लें। जैसे इसमें इंटीग्रेशन में सबसे ज़रूरी बात है कि जो 10 फार्मूले कहलाते हैं, है ना, 10 सूत्र जो आपके हैं वो आपको याद होना ही चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि मैथ द कॉलम में 10 फार्मूले की मैथ द कॉलम अक्सर पूछी जाती है। जैसे इसमें याद रखने का एक तरीका है, वो भी आपको मैं हमेशा बताता रहा हूँ। तो इसमें 10 सूत्रों में आप 3 फार्मूले एक जैसे होते हैं, फिर 2 एक जैसे होते हैं, 2 एक जैसे होते हैं, और फिर 3 एक जैसे होते हैं। इनको ऐसे याद रखें कि 3 2 2 3, यानी कि 3 फार्मूले एक जैसे हैं, फिर 2 अलग हैं, 2 अलग हैं और 3 अलग हैं। तो इनकी तरकीब हम कैसे याद रखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन जो रहता है वो बेस्ड रहता है डिफरेंशिएशन के ऊपर। डिफरेंशिएट के फार्मूले आपको जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे आपको याद आएगा कि dx अपॉन 1 + x²। तो आप ये पूछिए अपने आप से कि ये किसका डिफरेंशिएट हुआ करता था, तो ये डिफरेंशिएट होता था tan इनवर्स का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर a² यूज़ करता हूँ तो निश्चित रूप से ये जो फार्मूला है आपका tan इनवर्स का ही बनेगा, tan इनवर्स x/a। ठीक है, और tan इनवर्स वाले फार्मूले में विशेष रूप से आपको 1/a भी याद रखना है। दूसरा फार्मूला आपका साइन इनवर्स का याद आता है कि √1 - x²। ये फार्मूला आपका साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट हुआ करता था। तो इसका इंटीग्रेशन करना मतलब यहाँ पर अगर हम a² लेते हैं तो a² - x² का फार्मूला जो बनेगा उसमें 1/a नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। साइन इनवर्स x/a आता है। तीसरा फार्मूला आपका dx अपॉन √x × x² - 1 का फार्मूला, जो कि सेक इन्वर्स दिया करता है। तो यहाँ पर भी अगर हम a² लेते हैं तो ये फार्मूला आपका 1/a × सेक इन्वर्स x/a का फार्मूला बनता है। 3 फार्मूले से मतलब मेरा ये था कि 3 फार्मूले जो आए आपके ये इन्वर्स बेस्ड फार्मूले, मतलब tan इन्वर्स का x का फार्मूला है तो ये याद आ जाएगा आपको, साइन इन्वर्स x का फार्मूला है, और इस प्रकार से इसमें सेक इन्वर्स के फार्मूले की झलक मिलती है। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले तो आपको इन्वर्स के फार्मूले से याद करना है। 2 फार्मूले जो हैं वो फैक्टर से याद करना है। कैसे फैक्टर, जैसे dx अपॉन x² - a² और dx अपॉन a² - x²। ये दोनों फार्मूले अगर हम कहें कि सर इसमें भी फैक्टर होता था, फैक्टर इसमें होता था बट इसमें रूट था, इसलिए इसमें फैक्टर की बात नहीं सोचना है, इसमें भी नहीं सोचना है। ठीक है, रूट है इनके ऊपर। तो यहाँ पर आपको अगर ये फार्मूला याद करना है तो इसको फैक्टर फॉर्म में याद करेंगे, यानी कि इसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, x - a और x+a। तो इन दोनों फार्मूले में एक बात याद रखना है कि 1/2a आता है, 1/2a आता है। ठीक है, और साथ में log ऑफ x - a/x + a। ठीक है, लॉग भी आता है, इसमें भी लॉग आएगा आपका। और इसमें जैसे हम देख रहे हैं x अगर पहले हैं तो x - a और नीचे आएगा x + a, जबकि इसमें हम a पहले देख रहे हैं तो ऊपर वाला पार्ट आपका a + x और नीचे आ जाता है a - x। ये 2 फार्मूले आपको किससे याद रखना है, फैक्टर्स फार्मूले। मतलब ये कहें कि इन्वर्स से याद रखा हमने, i लिख देता हूँ मैं, ये आपका फैक्टर से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में ये सेम से याद रखना है, और ये आपके बड़े वाले फार्मूले हैं यानी कि लार्ज फार्मूले हैं, ऐसे याद रखना है।
कैसे अभी बताते हैं। सबसे पहले तो आपने इन्वर्स वाले फार्मूले से 3 याद हो ही गए, फिर फैक्टराइजेशन से 2 हो गए। अब सेम से मतलब क्या है, जैसे ये फार्मूला आता है और सभी फार्मूले एक जैसे दिखते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इन फार्मूले में। तो यहाँ पर जैसे 2 फार्मूले अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ में डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका भी रूट। ये देखिए, अब ये दोनों फार्मूले अक्सर लगता है कि ये फार्मूला तो हमारा हो चुका है, इससे मैच होता है साइन इन्वर्स वाले से, बट साइन इन्वर्स में क्या देख रहे थे हम, ए स्क्वायर पहले है जबकि यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूले में मैंने लिखा है कि इसको सेम याद रखना। सेम से मतलब लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम, लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम। सेम से मतलब जो भी यहाँ पर है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम। सेम से मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपके लगभग, इससे याद रखिए कि 3 फार्मूले इन्वर्स पर बेस्ड थे, 2 फार्मूले फैक्टर करने से याद होते हैं, 2 फार्मूले ऐसे हैं जिसमें न फैक्टर होता है न इन्वर्स आता है। इसका मतलब वो लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम है, और जब तीनों अप्लाई नहीं होते हैं तो फिर ये लार्ज वाले यानी कि बड़े फार्मूले किसको बोलेंगे हम, देखिए बड़े फार्मूले इसी से बनता है कि ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक साइन इन्वर्स एक्स का बनेगा। मतलब यही वाला पार्ट जब ऊपर आ जाएगा, जैसे इसको हम बना के देखते हैं, मान लीजिए आपको रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, ठीक है इसका, तो इसमें ये पार्ट तो आना ही है, ये वाला भी आपका ऊपर आएगा और एक ये, 3 पार्ट हैं। इन सब की फार्मूलों की शुरुआत ऐसे होती है 1/2 आता है बाहर, सबसे ज़रूरी। उसके बाद में एक्स के साथ सेम, फिर यहाँ पर आपको प्लस आएगा और माइनस आएगा। प्लस और माइनस में से कुछ भी आता है, कब क्या आता है वो भी आपको मैं बताऊंगा ट्रिक्स। तो बीच में प्लस आएगा, फिर ए स्क्वायर के साथ में जब ये नीचे होता था तब आप देख रहे थे लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम आएगा, मतलब इसमें भी क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम, लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम। ओके, ये फार्मूला आपका इसका बन गया। तो ये फार्मूले अपने आप में यूनिक फार्मूले, वैसे भी ये सभी dx के अपान में थे, और ये 3 फार्मूले आपके क्या हैं, ऊपर ही हैं, मतलब अपान वाले नहीं हैं। इसका नेक्स्ट फार्मूला अगर इसी के जैसा बनाते एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखिए बिल्कुल तीनों से सभी से हट के हैं। तो इसमें भी आपका इसी टाइप से स्टार्टिंग करना है, 1/2 आता है, फिर एक्स इंटू सेम आता है, ये सेम भी आ गया, उसके बाद में प्लस ही आता है, और जब ये फार्मूला नीचे था तब आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम आ रहा है, मीन्स यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ में लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम। सेम से मतलब जो भी यहाँ पर था वही आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका 9 फार्मूले हो गए। और 10वां फार्मूला जो है वो भी आपका ऊपर वाला ही फार्मूला है इसका, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर ऊपर होता है, क्योंकि फार्मूले अगर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज का दिन आपको कम से कम 2 घंटे फार्मूले याद करने में देना है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि 25 नंबर की बात कर रहे हैं हम। ये फार्मूला अभी आपके ऑब्जेक्टिव के साथ में बड़े क्वेश्चन में हर बार यूज़ होते हैं, इसलिए विशेष रूप से आज का दिन आपको बहुत सक्रिय रहना है। कल भी आपको अपने आप पढ़ना है, तो ये बहुत ज़रूरी दिन है आपके। ठीक है, यहाँ आ जाए 1/2, देखिए 1/2 सब में आता है, एक्स इंटू सेम सब में आता है, यहाँ तक भी ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्लस और माइनस की मिस्टेक होती है, जो मैं कर चुका हूँ। देखिए आप यहाँ अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो चलेगा ए स्क्वायर के साथ में। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब नीचे होता था तब हम लिख रहे थे साइन इन्वर्स एक्स, मतलब इसका जो पार्ट ए स्क्वायर के साथ आएगा वो साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए आएगा, जबकि इन दोनों में क्या देख रहे थे हम, लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम वाला। अब यहाँ पर मैं प्लस और माइनस की बात कर रहा था, फिलहाल मैंने तीनों जगह आपको प्लस लगा के बताया ताकि हमारी मिस्टेक समझ में आए कि हमें विशेष रूप से माइनस कहाँ याद रखना है। तो माइनस याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिसमें ए स्क्वायर आपका नेगेटिव है वही ए स्क्वायर आपका नेगेटिव आएगा, मतलब ए स्क्वायर इस फार्मूले में हम क्या देख रहे हैं, माइनस का ए स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर। बाकी यहाँ देख रहे हैं आप ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर आएगा। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए ए स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। ये आपके 10 फार्मूले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर मेरा कहना है कि आप इनको याद करें। हो सकता है मैथ कॉलम में, पूरे मैथ कॉलम कभी कभी 5 नंबर का इसी का बना दिया जाता है। ठीक है, तो आज के
उसमें सबसे ज़रूरी काम, पहला काम करें आप, बार बार देखने से याद नहीं होगा, खुद आप लिखेंगे क्योंकि ये फार्मूले अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ओके, उसके बाद में इसी पर कोई छोटा क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करते जाएं, एक कॉपी आज की बना लें और उसके बाद नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेके। ओके, तो सबसे पहला काम हमने 10 फार्मूले किए। अब मान लीजिए इन 10 फार्मूले में से कोई एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया, तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे को इंटीग्रेशन भी याद होना चाहिए और साथ में 10 फार्मूले याद हैं कि नहीं ये भी देखना चाहेगा, क्योंकि जो पेपर बनाया जाता है उसमें बातें तो बहुत छोटी सी पूछी जाती है, बट पूरा नॉलेज का परीक्षण आपका हो जाता है कि आपने साल भर क्या पढ़ा है। ठीक है, जैसे अब मान लिया जाए मैं अगला ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, अब इसके पीछे उद्देश्य ये था कि पहले तो आपको पहचान होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर ऐसा है, ये फार्मूला देखा जाए तो ये फार्मूला इस टाइप का बना है 3 स्क्वायर, 9 को हमने क्या लिख दिया 3 स्क्वायर। अब आपको अभी मैंने फार्मूला बताया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला नंबर 1 था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स के अलावा जो पार्ट रहता है वो कांस्टेंट पार्ट है, मतलब इसका जो फार्मूला होता था 1 अपॉन ए और साथ में होता था tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पर ए का काम तो कौन कर रहा है 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 और tan इनवर्स आप एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, ये आपको पता है, ये सी को जोड़ते हैं हम, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ये आपको जब भी सॉल्यूशन इंटीग्रेशन का हो जाता है तब प्लस सी कर दें। इस प्रकार से मान लो ये फार्मूला आपसे पूछा गया कि रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इसका आंसर चाहिए। तो सबसे पहले हम इन फार्मूले में क्या देख रहे थे कि एक्स स्क्वायर अकेला रहता है, उसके साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो पहला काम तो आप क्या करेंगे, इस 4 को हटाएंगे, हटाने से मतलब कॉमन लेंगे, तो कॉमन अगर लिया तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन 2 बाहर आया। उसके बाद में dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4 आया, मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप देख रहे हैं कि फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला है आपका, बस ये याद आना चाहिए कि हम यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए आप, अब बहुत सारे इसमें फैक्टर फॉर्म में जाएंगे, तो ये फैक्टर फॉर्म वाला फार्मूला नहीं है क्योंकि रूट है। ये बहुत सारे इसको साइन इन्वर्स करके आ जाएंगे, साइन इन्वर्स नहीं है क्योंकि ए स्क्वायर पहले होता है एक्स स्क्वायर बाद में होता है, तो ये साइन इन्वर्स का फार्मूला बनता है। जब दोनों फेल हो जाए तो मैंने क्या कहा था, ये लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम वाला फार्मूला हो सकता है, इसी का फार्मूला है लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम। ये देखिए आप, ठीक है, इस प्रकार से अगर ये फार्मूला भी आपका इसमें अप्लाई कर दिया जाए तो इसका आंसर हो जाए 1/2, फिर आता है लॉग ऑफ एक्स प्लस और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर मीन्स 9/4। और इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, 4 को एलसीएम लेके 4x, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ऐसा भी कर सकते हैं, बट ये सॉल्यूशन पर्याप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेरा सबसे पहला काम जो मैंने किया अभी ये है कि 10 फार्मूले आपको याद करना है और उन पर बेस्ड कोई फार्मूला क्वेश्चन आ जाए छोटा सा तो वो भी आपका मैथ कॉलम में कवर किया जा सकता है। इसके बाद में जैसे साइन और कास, इनके इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाते हैं, इसलिए अक्सर नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो तो ईच अदर डिफरेंशिएशन से याद हो जाते हैं। बट आपसे ऑब्जेक्टिव पर्पज से पूछेगा वो tan x cot x sec x एंड cosec x, ये 4 फार्मूले विशेष रूप से अक्सर मैथ कॉलम में या ऑब्जेक्टिव पर्पज से पूछे जाते थे। इन सबको पहली बात तो याद रखिए आप, इन सब के फार्मूले लॉग से ही बनेंगे, सब फार्मूले में लॉग आएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ सेक एक्स, या फिर इसी का फार्मूला माइनस में अगर करते हैं तो लॉग ऑफ कॉस एक्स भी बन सकता है। अगर आपको कहीं डाउट लगे कि यार हमारा फार्मूला गलत हो रहा है, तो ऐसे पोजीशन में आप इसका डिफरेंशिएट करके देख ले तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाना चाहिए। जैसे लॉग का डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन सेक एक्स, फिर सेक एक्स का किया तो सेक एक्स tan x, सेक से सेक कैंसिल हुआ, आंसर आ गया आपका tan x। इस प्रकार से आप कंफर्म भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला हो जाए लॉग ऑफ साइन एक्स, इसका होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, और इसका फार्मूला आपका लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये 4 फार्मूले विशेष रूप से आप याद रखें, ये भी अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है,
इसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स एंड कॉट स्क्वायर एक्स। इन चारों के स्क्वायर इसलिए पूछे जाते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो वो तो डायरेक्ट फार्मूले है। बट इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेकर के इस फार्मूले को ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले आप जानते हैं कि ये फार्मूला आपका वो 1 प्लस और दो फार्मूले विशेष रूप से ट्रिग्नोमेट्री के याद रखिए आप, इनको तो दिमाग में आपको भर के ले जाना ही है। 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा, इसके बिना तो गणित अधूरा ही रहता है। कहीं ना कहीं तो फार्मूले यूज़ हो ही जाएंगे आपके, ठीक है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, पर डिफरेंशिएट में यूज़ होगा, इंटीग्रेशन में यूज़ होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये फार्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से ये फार्मूला होता था 2 sin स्क्वायर थीटा। और जब हाफ एंगल में यूज़ करते हो तो यहाँ अगर बाय 2 होता है मीन्स थीटा होता है, तो यहाँ बाय 2 हो जाता है, ठीक है। अब अगर साइन स्क्वायर एक्स को लेना है तो यहाँ से देखिए आप अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा यानी कि 2x अपॉन 2। जब कभी आपका साइन स्क्वायर एक्स आता है तो आपको ऐसा लिखना है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है, फिर cos का करेंगे तो हो जाएगा साइन ऑफ 2x, और x के साथ में जो कोफिशिएंट रहता है अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो वो डिवाइड फॉर्म में आप लिख देंगे तो सही हो जाएगा, यानी कि अपॉन 2 कर देंगे। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया, प्लस सी लगा लें। फिर से देखिए जैसे cos स्क्वायर एक्स का करना है तो cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ऐसा लिख दे पहले 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। और अब इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 का हो जाएगा x, cos का जब करते हैं तो ये हो जाता है आपका प्लस का ही आता है, साइन ऑफ 2x और अपॉन में आ जाएगा 2। इसके बाद जब टेन स्क्वायर एक्स हैं तो टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, बहुत बार हमको याद आ जाता है टेन स्क्वायर एक्स का सेक एक्स। तो आपको विचलित नहीं होना है, परीक्षा को बड़े ठंडे दिमाग से देना है, ठीक है। पूरा साल भर आपने मेहनत की है तो उसको दिमाग को बड़ा स्थिर रख करके आपको क्वेश्चन को समझना है। अथवा वाले 2 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आप बेटर कौन सा है उसका निर्णय लेना। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे पहले ट्रिग्नोमेट्री से इसको। अब आप कहें सर ऐसा ही क्यों लिखा, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्यों नहीं लिख दिया, भाई आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में जो फार्मूला है उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे इसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म इसलिए ऐसा बनाया ताकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है क्या होता है 10x और 1 का होता है x, इसलिए ये आपने ऐसा बनाया, ठीक है। ऐसे कॉट स्क्वायर एक्स को भी आप इसी पैटर्न से बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपकी आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की, उसी की मदद से सब बनाया है। और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स और 1 का हो जाएगा x और प्लस आ जाएगा c। तो ये आपके 4 ये और 4 ये, फिर से 8 फार्मूले, यानी अभी तक मैंने आपको 10 फार्मूले वो बताए, 8 ये बताए, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आराम से इनको नोट कर लें। आज की वीडियो स्पेशल अभी बनाई जा रही आज ही, ठीक है, ताकि आप उसका पूरा लाभ लें। जिस प्रकार से 10 फार्मूले थे ऐसे ही आपके 8 से 9 प्रॉपर्टीज़ है आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, निश्चित समाकलन की, उसको भी देख लीजिए आप, वो भी कहीं ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज़ में है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि a to b ऑफ fx dx है ना, अपर और लोअर आप जानते हैं, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। तो यहाँ पर आपका अगर अपर और लोअर को इंटरचेंज किया जाता है तो क्या यूज़ हो जाता है, माइनस यूज़ हो जाता है। या अपर और लोअर को हमने चेंज कर दिया, इस प्रकार से माइनस का यूज़ करना है, ये पहली प्रॉपर्टीज़ याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ कहती है अगर अपर और लोअर दोनों सेम हो और कोई भी फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन 100% कितना होगा, 0 होगा। तीसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पर अगर लोअर में आपका 0 है और यहाँ पर मान लो अपर में a है, a से मतलब कोई भी हो सकता है, 0 to π/2 हो सकता है, 0 to π हो सकता है, और फंक्शन भी कोई भी हो सकता है। तब ये प्रॉपर्टीज़ कहती है कि आपको 0 to a ही होगा, बट फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ अपर माइनस x यूज़ होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। क्या रखा, ज़रूरी था या 0 होगा तभी ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी। इसी पैटर्न की एक और बताता हूँ साथ में, a to b होती थी,
और यहाँ होती थी आपकी fx dx, ये होती थी a to b। जैसे यहाँ पर आपने केवल 0 था तो अपर माइनस एक्स लिखा, अब यहाँ पर अपर प्लस लोअर माइनस एक्स लिखेंगे, अपर प्लस लोअर। तो मैं बता रहा था कि इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती है माइनस ए टू ए, यानी आप देख रहे हैं कि दोनों सेम होना चाहिए। माइनस ए से मतलब अपना माइनस पाई बाय टू भी हो सकता है, माइनस पाई टू पाई हो सकता है, माइनस 10 टू 10 हो सकता है। इस प्रकार से अगर कोई है तो इसके दो आंसर होते हैं। नंबर 1 अक्सर एग्जाम में आता है 0, ठीक है। इसका वैल्यू 0 कब होता है? व्हेन fx इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन से मतलब विषम फलन होना चाहिए। अगर fx आपका ऑड फंक्शन है तो उस स्थिति में इस वैल्यू को डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। बट अगर यहाँ पर आपका इवन फंक्शन है तो इसका आंसर होता है 2 टाइम्स आप 0 to a fx dx। कब होता है ये? व्हेन fx इज इवन, यानी जब ये आपका fx है वो सम फलन होता है तब इसका वैल्यू ऐसा होता है, ठीक है। ये आपकी 5वीं प्रॉपर्टीज़ थी। 6ठी प्रॉपर्टीज़ अगर यहाँ 0 है और यहाँ 2a है fx dx, तो ये प्रॉपर्टीज़ कहती है कि अगर यहाँ 0 है और अगर आपको अपर को हाफ करना है, केवल हाफ ही कर सकते हैं, न तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, न 3 टाइम्स करेंगे, न आपको 1/3 करना है, केवल इसको हम आधा कर सकते हैं। तो आधा करते समय यानी यूँ कहें कि अगर अपर में हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, जैसे डिवाइड बाय 2 किया, 2a/a किया, 2a/2 किया तो ये a बन गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। मान लो यहाँ 2 पाई था तो आपने उसको हाफ करके पाई बना दिया। अगर पाई है तो आप यहाँ चाहें तो π/2, पर कब? ये जब आपको आवश्यकता लगेगी तब। फिलहाल मैं फार्मूले के रूप में बता रहा हूँ। उसके बाद में एक प्रॉपर्टीज़ आपकी ये है कि जैसे a to b है और fx dx है, तब इस फंक्शन का वैल्यू सेम बना रहता है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम बना रहता है। अगर हम पूरे इंटीग्रेशन के वेरिएबल्स चेंज भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ये हो जाएगा आपका ft dt, ठीक है। या इसको आप a to b fu du भी लिख सकते हैं। मतलब ये कि वेरिएबल के ऊपर वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर x में पूरा इंटीग्रेशन तब भी वैल्यू यही देगा, t में है तब भी यही देगा, बशर्ते आपकी लिमिट सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए 7 प्रॉपर्टीज़ ये थी, नोट कर लें इसको भी। आप स्क्रीनशॉट लेके आज ज़रूर इसके नोट्स टाइप बना लें, चाहे आपको 1-1.5 घंटा यूज़ करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिन आपको समर्पित रहना है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ये लगभग मैंने 7-8 प्रॉपर्टीज़ बताई, और एक दो वो भी देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टीज़ आपकी ये थी कि जब यहाँ 0 to 2a आता है आप fx dx, तो इसका वैल्यू जैसे अभी हमने देखा था 0 और 2a वाला, तो इसमें भी 0 होता है। 0 का होता है व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx। ये 0 का वैल्यू तब होता है जब यहाँ पर f ऑफ 2a माइनस एक्स वैल्यू कितना होता है? माइनस ऑफ fx। और इसका वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 to a होता है ऑफ fx dx, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है? fx होता है, ठीक है। ये 2 बातें और विशेष रूप से याद रखना है, ये भी अक्सर पूछी जाती है एग्ज़ाम में। और लास्ट एक प्रॉपर्टीज़ और है, जब आपको a से b तक लिमिट लेना है और आप चाहें कि लिमिट को हम कई टुकड़ों में ब्रेक करते हुए लिखें, तो ऐसे में आप लिख सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा? पहले a से मान लो आप c तक गए, उसके बाद में वापस आप C से कहाँ जा सकते हैं? B तक। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको लगभग याद रखना है। ये करीब 9 प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें 2 पार्ट वाले थे, यानी कि 11 हो गई। तो 10 फार्मूले थे और इसके साथ में 11 प्रॉपर्टीज़ हो गई, और 6 फार्मूले मैंने आपको बीच में दिए। अब कुछ इंटीग्रेशंस के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, वो भी आपको याद करना होगा। उसके बाद में आप बहुत कुछ इंटीग्रेशन का काम ऑब्जेक्ट के रूप में 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये बार 2-3 बार कर लीजिए आप। लगभग मैंने इसमें 20-22 नंबर की चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे मैं। अब जैसे इसमें इंटीग्रेशन में एक कैंसिलेशन लॉ होता है, जिसको हम बोलते हैं निरसन नियम। निरसन नियम हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कैंसिलेशन रूल या कैंसिलेशन लॉ। 2 कैंसिलेशन रूल हैं, और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्टिव में तो पूछा जाता है फार्मूला, बट हो सकता है इसका आपको कहीं छोटा सा क्वेश्चन बना के अक्सर पूछा गया, देखा मैंने। यहाँ पर आप इसको विशेषता देखिए इस फार्मूले की।
ई टू द पावर एक्स होता है और फिर एफ एक्स और एफ डैश एक्स अंदर प्लस के रूप में होते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका डिफरेंशिएट यहाँ होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए प्लस, और बाहर क्या होगा ई टू द पावर एक्स। अगर ऐसा होता है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला यानी डायरेक्ट आंसर होता है ये वाला, ठीक है, ई टू द पावर एक्स ऑफ एफ एक्स। इसका यूज़ कर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। इसको ऐसे याद रखें कि मान लिया जाए यहाँ मैंने लिखा साइन एक्स और एग्ज़ाम में आता है अक्सर ऐसा। अब जिसको ये कैंसिलेशन होगा याद वही तो कर पाएगा। मान लो साइन एक्स एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएट कौन है, कॉस एक्स है, मतलब ये एफ एक्स हुआ, ये एफ डैश एक्स हुआ, और बाहर आपका ई टू द पावर एक्स यानी कि आंसर हो गया आपका ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, यानी ई टू द पावर एक्स एंड साइन एक्स एंड प्लस सी। ठीक है, ये आपको याद हो गया। इसके बाद में दो कैंसिलेशन है, एक और बताता हूँ। इसमें एक्स आता है और एक्स के साथ में एफ डैश एक्स और प्लस एफ एक्स। ब्रैकेट मत लगाना, यहाँ बहुत सारे बच्चे ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ब्रैकेट एक्चुअली इन पूरे पर है ऐसा। यानी यहाँ पर हम देख रहे थे ई टू द पावर एक्स के बाद में दोनों प्लस में किए होते हैं, यहाँ पर प्लस में तो हैं बट एक्स के साथ में एफ डैश एक्स है। यानी हम देख रहे हैं कि एफ एक्स का डिफरेंशिएट अगर एफ डैश एक्स के साथ में है तब ऐसी पोजीशन में इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एक्स इंटू एफ एक्स होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सभी पूछे गए हैं, आज का समय आपका बिल्कुल बेकार नहीं जा रहा है। बिल्कुल आप एक एक क्वेश्चन को अटेंड करें, ध्यान रखें क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका x के साथ में मैंने लिखा है सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 10x। आप देख रहे हो कि अगर 10x को मैं fx के रूप में इसको मानता हूँ तो इसका डिफरेंशिएट कौन है, सेक स्क्वायर एक्स, यानी डिफरेंशिएट वाला पार्ट x के साथ में अटैच है। मतलब इसका जो आंसर होता था आपको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो x इंटू एफ एक्स होता है। तो x के साथ में एफ एक्स यानी कि 10x और प्लस c, ये आपका दो कैंसिलेशन ला हो गए। इसके बाद में दो फार्मूले ऐसे भी हुआ करते थे, ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ ए एक्स का, और एक होता था ई टू द पावर एक्स कॉस ऑफ ए एक्स का, कॉस ऑफ बी एक्स। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड से करते इस पैटर्न के क्वेश्चन तो ये बार बार रिपीट होते रहते। तो इसके दो फार्मूले स्पेशल बने हुए हैं, इनको याद रखने का तरीका देखिए। ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, इसी प्रकार से ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना पार्ट तो दोनों का सेम है। इसके बाद में आपको याद क्या रखना है, जैसे ए से स्टार्ट करना और साइन का फार्मूला है तो साइन को पहले ले लेना, ए साइन बी एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है कि प्लस होता है, माइनस होता है, इसलिए आप यहाँ बीच में क्या लगाएंगे माइनस। जब ए यहाँ आ चुका है तो अगला क्या आएगा बी, और फिर कॉस ऑफ बी एक्स ही आएगा। बहुत बार हमको कन्फ्यूजन होता है ए बी तो फिर बी तो यहाँ ए आएगा, ए नहीं आएगा, यहाँ बी ही आएगा। ठीक है, इसको बनाते देखिए आप, जैसे इसको बनाना है तो ये वाला पार्ट तो सेम हो गया, ये हो गया आपका ए। अब कॉस का फार्मूला है तो कॉस ऑफ बी एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव ही होता है इसलिए प्लस लेंगे। ए जब यहाँ आ गया तो क्या आएगा बी, और कॉस आ चुका है इसलिए यहाँ क्या आएगा साइन ऑफ बी एक्स। अब आप कहेंगे सर ये फार्मूले कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे आपका एक क्वेश्चन आ गया ई टू द पावर 2x साइन ऑफ 3x का इंटीग्रेशन करिए। हो सकता है 3 नंबर या 4 नंबर वाले में क्वेश्चन में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आप इसका रेफरेंस दें कि ए का वैल्यू कितना है 2 है और बी का वैल्यू यहाँ 3 है, केवल इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को कॉस में पूछ लिया कि ई टू द पावर 3x एंड कॉस ऑफ 2x का वैल्यू बताइए, ये फार्मूला इस पर बेस्ड है। तो ये 2 और 2 4 फार्मूले और इसके क्वेश्चन भी मैंने आपको कवर किए। ठीक है, उसके बाद में आज की क्लास आपकी महा क्लास है। अभी आपके लिए मैं बिल्कुल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग रात को सब तैयारी की, और उसके बाद में आपको ये सभी क्वेश्चंस अवेलेबल करने के लिए, चूँकि अभी सब लॉकडाउन की स्थिति में चल रहे हैं और इसलिए उसका फ़ायदा आपको निश्चित रूप से मिला होगा, आपने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली होगी। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना। ऐसा लगता है बहुत बार पेपर देने के पहले कि हमें कुछ कम आता है, पेपर पता नहीं कैसा आएगा, पर सब कुछ अच्छा होता है क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं और निश्चित रूप से आपने मेहनत की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ, ये लगभग मैंने सब कवर करवा दिए। उसके बाद अब छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे dx अपॉन 1 प्लस cos 2x। ठीक है, इस प्रकार से dx अपॉन 1 माइनस cos 2x, इस प्रकार से रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 2x, रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 2x,
देखिए इंटीग्रेशन में बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, या तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन कोई होता है, या फिर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद इंटीग्रेशन होता है, या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से होता है, या सब्स्टिट्यूशन अपने आप में कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसको टी लेकर के हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, और उसके बाद में हार्डर वाले हैं और फिर डेफिनेट है। इतना ही तो इंटीग्रेशन है। तो या तो वो आपका डायरेक्ट फार्मूला होगा, या ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा, या सब्स्टिट्यूशन होगा। मोटे तौर पे सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को समझे कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब आप इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट तो नहीं होता है ना, तो आपको याद आया, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि दो फार्मूले तो बार बार यूज़ होते ही हैं एग्ज़ाम में। अगर इसको हमने ऐसा लिख दिया पहले ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेकर के, ये 2 cos स्क्वायर x बनाया, अब आप देख रहे हैं 1/2 बाहर हो गया और 1 cos स्क्वायर यानी क्या बन गया, सेक स्क्वायर x। और सेक स्क्वायर क्यों बनाया ये फार्मूला, अब समझ में आई बात। यानी दूरदृष्टिता रखना आपको कि ये फार्मूला हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है 10x। याद नहीं आया ना, तो अपने दिमाग पे थोड़ा सा वापस से रिवर्सिंग गियर लगाना है कि सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएट होता था। सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएट होता था, 10x का। 10x का डिफरेंशिएट होता था सेक स्क्वायर, इसलिए इसका इंटीग्रेशन निश्चित रूप से क्या होगा 10x प्लस c। मान लो इसकी बात करूं मैं, ये होगा आपका 1 cos 2x का फार्मूला यूज़ किया, जानते हैं आप 2 sin स्क्वायर x होता है, इसमें 1/2 बाहर ले लिया, से 1 sin स्क्वायर यानी कि हो गया आपका कोसेक स्क्वायर x। कोसेक स्क्वायर x का होता है माइनस का cot x और प्लस c। इस प्रकार से अब जैसे ये यहाँ पर आपका कोई फार्मूला याद नहीं आ रहा है कि sin 2x का किसी ने फार्मूला याद आ गया तो शायद उसका काम बन गया। देखिए कैसे, उसको याद आया कि sin 2 थीटा का फार्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ तक तो ठीक है, बट ये भी बात याद आना चाहिए कि इस 1 को हम क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। क्यों लिखा ऐसा, ताकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज द होल स्क्वायर ऑफ साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस b, सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर है, मतलब साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है, मतलब एक प्रकार से इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ साइन x प्लस cos x। अभी इंटीग्रेशन बचा है, अभी तो हमने इसको एक स्टैंडर्ड फार्मूले का रूप दिया है कि अब इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे हम। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है cos x माइनस का, और cos x का होता है आपका साइन x। इसी प्रकार से अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ आप माइनस यूज़ करते, यहाँ माइनस आता और यहाँ माइनस आता, और यहाँ माइनस आने से साइन x का माइनस cos x तो होता, बट cos x का आंसर माइनस में साइन x हो जाता। ये भी एक स्पेशल फार्मूले, यानी स्पेशल क्वेश्चंस ही आज मैं बता रहा हूँ आपको, केवल साधारण क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस वो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और कब आपके पेपर में आ जाए पता नहीं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 6 नंबर का है, इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 5 नंबर का है, 6 और 5 11 नंबर तो यही हो रहे हैं। फिर 2 नंबर के आपका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये सब मेरे प्लान में है, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस फुल हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन मुझे करना है, अच्छा इसमें एक बात और हो रही है साथ में, कोई केवल ऑब्जेक्टिव की चर्चा नहीं हो रही, इससे आपके फार्मूले याद हो रहे हैं, इससे आपके छोटे क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी बात करें, अब आप कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते क्या, ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूज़ हो रहा है इसमें, आप देख रहे हो कि सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। मैंने कहा नहीं, 4-5 बातें ही आपको याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कैसे सोचना है, इसमें प्रतिस्थापन कैसे हो सकता है। प्रतिस्थापन के समय हमें ये विचार करना पड़ता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट इसी में, तो आप देख रहे हैं tan इनवर्स का डिफरेंशिएट आपको तुरंत याद आया होगा कि tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी आप अगर tan इनवर्स को t पुट कर लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएट करने से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx मिलकर के क्या हो जाएगा dt। ये देखिए आप, तो ये एक लाइन का क्वेश्चन हो तो मैं आपको समझा रहा इसलिए ऐसा लग रहा है। e टू द पावर tan इनवर्स का वैल्यू हो गया t, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया dt, यानी इसका आंसर हो गया आपका e टू द पावर t प्लस c। e टू द पावर t का वैल्यू कितना अपने पास tan इनवर्स ऑफ x और प्लस हो जाएगा c। ओके, तो ये आपका ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे मान लो इसी में मैं ऐसा दे देता कि e टू द पावर cos इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो इसमें आप cos इनवर्स x को टी पुट कर दें, या sin इनवर्स x होता तब भी आपका sin इनवर्स पुट हो जाता। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, ये देखिए बिल्कुल छोटी सी बात पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव में, e टू द पावर log ऑफ x। तो एक बात याद रखिए आप, e की पावर में जब कभी log होता है तो e और log एक दूसरे से हट जाया करते हैं, तो ये अगर एक दूसरे से हट जाते हैं तो x बचा केवल, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 नहीं होता है। ये बहुत सारे बच्चे क्या है डिफरेंशिएट ज़्यादा याद करते शुरू में, वो डिफरेंशिएट ही याद रह जाता है। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएट 1 लिख देते हैं, वहाँ 4 ऑप्शन में पहला आंसर ही पता चला 1 था, आपने 1 को टिक लगा दिया। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। इसी प्रकार से जैसे ये है आपका साइन ऑफ ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको कैसे विचार करना चाहिए, आप देख रहे हैं कि साइन का इंटीग्रेशन हमें आता है, तो ये हो गया आपका माइनस कॉस ऑफ ax प्लस b। इसको ऐसा ट्रीट करिए कि जस्ट लाइक टू x है, तो साइन x का किया हमने यूँ समझे कि माइनस कॉस x कर दिया। अब आपको जैसे फंक्शन, उसमें डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, फंक्शन ऑफ फंक्शन करते थे, इसमें आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन की आवश्यकता नहीं रहती है, केवल x के पास में क्या कोफिशिएंट है और साथ में पूरा लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तभी एप्लीकेबल होता है डायरेक्ट। x के साथ में क्या है, गुणे में a है, इसलिए यहाँ पर आपको डिवाइड में a लगा देना है। ये आ गया। मान लिया जाए मैं आपको इसी मेथड से साइन ऑफ 4x का इंटीग्रेशन पूछूं, तो आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी ज़रूरत नहीं, साइन का आपको आता है, साइन का कर दीजिए, क्या होता है माइनस कॉस ऑफ 4x, फिर 4x तो x के साथ में कोफिशिएंट 4 है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म में डालिए। अगर इसी बात को मैं ऐसा लिखूं कि मुझे 1/2x का चाहिए, तो साइन का तो हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 1/2x, और अब x के साथ में हम डिवाइड फॉर्म में 2 देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में यानी कि 2 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा c। इस 2 से 2 को कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये 2 आपका एंगल का है और ये पूरा का कोफिशिएंट, यानी इसका आंसर हुआ -2 कॉस ऑफ हाफ x प्लस c। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे से हैं। इसके बाद में देखिए, ये जैसे आपसे पूछा है कि tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी छोटी सी बात पूछी गई है कि tan इनवर्स x है और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएट ही कौन होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यानी अगर इसको हम टी पुट कर दें, तो tan इनवर्स x को अगर टी पुट किया जाए तो इसका आप डिफरेंशिएट जानते हैं, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डी टी। यानी ये पार्ट तो आपका डी टी में चला गया, तो ये बना आपका टी के साथ में डी टी, यानी टी का यानी कि जैसे x का इंटीग्रेशन करते हैं तो x का होता है x²/2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका t²/2 प्लस c। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ऐसे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक प्रॉपर्टीज़ अभी आपको बताई थी इवन और ओड वाली, तो जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्टिव आया कि -π/4 to π/4, ओके, और यहाँ लिखा आपका sin³ x। ये देखिए, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए वो प्रॉपर्टीज़ कि जब यहाँ -a to a होता है तब इस फंक्शन का वैल्यू 0 भी हो सकता है, और इसका जो एक और आंसर होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a ऑफ f(x) dx, पर अक्सर 0 वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा याद नहीं हो तो कम से कम ऐसे में 0 तो लिख के आई जाना आप अक्सर। ऐसा नहीं बोला है कि हर बार आपको 0 आंसर आएगा, हो सकता है वो ऑड फंक्शन की बजाय इवन आ गया तब। फिर भी मैं आपको समझा रहा कि इवन और ऑड क्या होता है। ये आपका ऑड फंक्शन है, यानी विषम फलन है। विषम फलन बोले सर बहुत सरल बात है, सम और विषम तो हम जानते हैं, वो विषम संख्या और सम संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड क्या होता है। ऑड फंक्शन वो होता है जिसमें f ऑफ -x, तो हम चर्चा कर रहे थे इलिप्स की, कि इलिप्स में यदि ऐसा होता है इक्वेशन, जैसे सर्कल तो आपको पहचान में आ जाता है, बट इलिप्स में आप देखेंगे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस कर्व, इस वक्र का
क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट इसका याद रखना है। कोई सोचे सर इतना बड़ा क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव में दे दिया, ऐसा नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है। जैसे इसका पाई आर स्क्वायर याद रखना है, इसके बाद में जो इलिप्स है उसका आंसर होता है पाई ए बी, ठीक है। तो ये पाई इंटू ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू कितनी देख रहे हैं हम 4 स्क्वायर है और ये 3 स्क्वायर है, मीन्स ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 3 है, इसलिए आंसर हो जाएगा पाई इंटू 4 इंटू 3, मतलब हो जाएगा आपका 12 पाई, है ना। इसी प्रकार से आपको कभी इस टाइप के पूछ ले, कोई भी कर्व दे दे, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का एरिया बाउंडेड बताओ, जबकि वो x एक्सिस और साथ में x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 से घिरा हुआ है। व्हाट इज़ द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व इफ़ x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड बाय x एक्सिस। एक्स अक्ष x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर x के 2 वैल्यू दे रखे हैं, ये अपर और लोअर बना दीजिए और इसका जो एरिया डायरेक्ट बाउंडेड होता है वो y dx होता है। y का वैल्यू मिल रहा है आपको, यानी 1 से लगा करके 2 तक एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और एक्स स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, और जैसे ही आपका इंटीग्रेशन होता है ये लिमिट से यहाँ आ जाएगी 1 से लगा करके 2। एक बार अपर यूज़ करेंगे 1/3 तो बाहर हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 8 - 1 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 7/3। ओके, इसके बाद कुछ इंटीग्रेशंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप डायरेक्ट याद रखें, 0 to π/2, और यहाँ पे आपसे कहा जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ये साइन क्यूब भी हो सकते हैं, पावर 5 भी हो सकते हैं। आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इसका आंसर हमेशा इसका बाय 2 आता है, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा π/4। ये उसी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। तो डायरेक्ट याद रखना ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ साइन और कास एक दूसरे की क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक कोण होते हैं। जैसे साइन 90 - थीटा कास थीटा होता है, कास 90 - थीटा साइन थीटा होता है। तो याद रखिए ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये इस पैटर्न के बहुत सारे बन सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर ऐसा आ गया और यहाँ मैंने लिख दिया 10 क्यूब, यहाँ मैंने लिखा 10 क्यूब और यहाँ लिखा कॉट, तब इसका आंसर भी आपका 100% π/4 ही होगा। 10 और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये क्वेश्चन आपका सेक और कोसेक बन के भी आ सकता है, पावर तीनों पर सेम रहेगी, इसलिए इन सब के आंसर आपको याद रखना डायरेक्ट π/4 होता है। इसी में का एक होता है आपका, अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं बट अगर पावर्स आपकी ये लिमिट्स जो है वो π/6 to π/3 आ गई, है ना, तो ऐसी पोजीशन में आपको एक प्रॉपर्टीज़ जो बताई थी अपर प्लस लोअर -x वाली, मान लो मैंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया, ये देखिए आप, यहाँ मैंने 7 पावर लगा दी, तीनों पावर सेम है, ये इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, और यहाँ पर आपका 0 to π/2 था, मीन्स अपर -x वाली प्रॉपर्टी से आया था, और इसको π/6 से π/3 वाले क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रखिए आप π/12 होगा, ठीक है। तो ये लगभग मैंने आपको इंटीग्रेशन में भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे सब कवर करने की कोशिश की है। शायद इसके बाद जो भी होगा वो आप कर पाएंगे, और इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस और छोटे छोटे बुकलेट में दे रखा है, जिसकी PDF में इस के बाद में इस वीडियो के लास्ट में उसको PDF के फॉर्म में आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप देख लें, कुछ ऑब्जेक्टिव और उसमें नए बनते हैं तो लगभग आपके 6 मार्क्स का काम तो इस इंटीग्रेशन के चैप्टर से हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि 5 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग से हैं, और अवकलज के अनुप्रयोग का जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी बातें हैं उसमें, तो उसमें से भी हम 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव कैसे निकालेंगे, तो जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे इसमें एक तो टेंजेंट और नॉर्मल को लेकर के हो सकते हैं, एक आपका मैक्सिमा मिनिमा पे हो सकता है, उसके बाद में स्लोप पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके बाद में स्लोप हो गया, उसके बाद में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये लगभग आपके बहुत सारे और उसके भी हैं इसमें आपके अप्रोक्सीमेशन के, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मतलब सन्निकट मान, तो ये इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए,
और उसका स्लोप क्या होता है। तो मान लिया जाए कि आपका कोई फंक्शन है और उसका आपको कर्व या फंक्शन कुछ भी कह सकते हैं, और उसका आपको क्या याद रखना है, टेंजेंट और नॉर्मल। तो यहाँ आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट, हिंदी में बताता हूँ। टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। प्रवणता को ढाल भी बोलते हैं। तो किसी की भी अगर प्रवणता आपको ज्ञात करना है किसी बिंदु पर, एट ए पॉइंट यानी बिंदु P(x1, y1) पर, एट ए पॉइंट P(x1, y1), बहुत सरल बात है, कुछ नहीं करना आपको। स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है dy/dx, ठीक है, dy/dx को ही हम क्या कहते हैं, प्रवणता या स्लोप। ओके, अब मान लीजिए इसकी बजाय द स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछ लिया, यानी स्पर्श रेखा की बजाय आपसे पूछा है कि अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए बिंदु x1, y1 पर। तो ऐसी पोजीशन में आपको क्या याद रखना है, इसको पहले टेंजेंट का याद रख लिया तो नॉर्मल का याद रखना आसान हो जाएगा। 1/dy/dx होता है और साथ में नेगेटिव भी होता है, क्योंकि आप देखते हैं टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपको माइनस भी याद रखना है और dy/dx, या इसी फार्मूले को डायरेक्ट अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका dx/dy। और कौन से पॉइंट पर, एट ए पॉइंट x1, y1, ठीक है, पॉइंट आपका आखिरी में पुट करना पड़ता है, एट ए पॉइंट x1, y1। तो ये आपके दो फार्मूले तो सीधे सीधे हो गए। उसके बाद में आपको टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन पूछा जा सकता है। तो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये दोनों इक्वेशन यहीं से स्टार्ट होते हैं, y-y1, ठीक है, फिर यहाँ होता है आपका स्लोप, और उसके बाद यहाँ होता है x-x1। टेंजेंट का बनाना हो तो यहाँ जो आएगा वो उसी की प्रवणता आएगी, मीन्स उसी का स्लोप आ जाएगा dy/dx। ओके, और जो पॉइंट होगा उसको हम पुट कर देंगे इसमें, एट ए पॉइंट जो भी होगा x1, y1। और अगर इसी का हमें नॉर्मल का इक्वेशन बनाना है तो देखिए इसी के साथ में लिखता हूँ तो आपको क्लियर होगा। ये नॉर्मल का इक्वेशन मतलब अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी कि अभिलंब का समीकरण अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका y-y1 सेम है, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/dy/dx और साथ में हो जाएगा x-x1, ठीक है। ये क्वेश्चंस में भी आपके काम आएंगे। तो चार फार्मूले तो मैंने आपको यही बता दिए। उसके बाद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को लेकर के भी एक छोटा ऑब्जेक्टिव, तो ये आप जरूर नोट कर लें। दो स्लोप के क्वेश्चन, दो स्लोप के फार्मूले थे और एक याद करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, और इसमें दो इक्वेशंस के थे। अब इस पर जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको और अच्छा लगेगा जब फार्मूला याद हो जाएगा तो, क्योंकि 5 नंबर इसके हैं, 6 नंबर हम कवर कर चुके हैं, 6 और 5 11, मतलब आपके लगभग आधे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लिया जाए मैं बात करता हूँ कि आपसे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आपको इसकी कंडीशन पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। ए फंक्शन f(x) इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, मतलब एक फंक्शन को हम वर्धमान कब कहते हैं और साथ में ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग कब कहते हैं, ये ह्रासमान कहलाता है। तो वर्धमान और ह्रासमान की कंडीशंस याद रखना है। एक फंक्शन f(x) अगर है तो आपको याद रखना है इंक्रीजिंग होगा तब उसका जो f'(x) होगा, मतलब उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। और अगर उसका डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन प्राप्त होता है वो लेस देन 0 है तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी डिक्रीजिंग फंक्शन की। बहुत ईजी बात है ये भी। तो ये दो कंडीशंस याद रख लेंगे आप। इसके बाद में एक अक्सर मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए आपको याद रखना है। तो मैक्सिमा यानी कि उच्चिष्ट और मिनिमा यानी कि मिनिमम यानी निम्निष्ट की कंडीशन याद रख लीजिए। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें दो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है और एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो उच्चिष्ट के लिए आपसे अक्सर पूछा जाता है कि f'(x) कैसा होना चाहिए, f'(x)
का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फंक्शन आपका मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अगर इसमें उल्टा है, देख रहे हैं आप, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 था तब हम इसमें इंक्रीजिंग बोलते थे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एफ डबल डैश एक्स, डबल डैश में जाना है, ये अगर आपका ग्रेटर देन है तो उच्चिष्ट नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या होगा, लेस देन अगर 0 है तब आपको याद रखना है कि दिस फंक्शन इज मैक्सिमम। इस प्रकार से अगर ये ग्रेटर देन 0 है तब आपको फंक्शन को याद रखना है कि ये कैसा होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको ऑब्जेक्टिव में 4 आंसर में या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। उसके बाद में 2-3 बार हमने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, ए साइन एक्स या ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा का आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू पूछे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ कोई भी नंबर डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो बहुत अच्छी बात है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, यानी उच्चिष्ट मान, इसका महत्तम और न्यूनतम भी बोलते हैं। ठीक है, तो उच्चिष्ट मान निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम निकालना हो तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आते हैं साथ में नेगेटिव। जैसे इसका क्वेश्चन कई बार आया हो, बताता हूँ आपको मैं। जैसे लिखा था 3 साइन थीटा प्लस 4 कास थीटा का उच्चिष्ट मान बताइए। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल कोएफिशिएंट्स देखना है, ए और बी, और इनके स्क्वायर आ जाते हैं। मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपका 16, यानी आंसर हो गया आपका 25 का स्क्वायर रूट 5। अगर इसी का आपको मिनिमम पूछा होता तो मिनिमम में आंसर तो ये आता, बट इसका नेगेटिव आ जाता है, यानी कि -5। तो ये 2 क्वेश्चन एक प्रकार से बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं। ठीक है, फिर रेट ऑफ चेंज को लेकर के भी क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन ये अक्सर आता रहता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू साइन एक्स प्लस कास एक्स की बताओ। तो साइन एक्स प्लस कास एक्स को नया फंक्शन नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया उसी के बेस पर इसको बताते हैं। देखिए, आपसे पूछा है कि साइन एक्स प्लस कास एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है या इसका मिनिमम पूछा है। ठीक है, उच्चिष्ट पूछा हो चाहे निम्निष्ट। अभी जो मैंने आपको बताया था कि ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा पर बेस्ड है, यहाँ ए का वैल्यू भी 1 है और बी का वैल्यू भी कितना है, 1 है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसका उच्चिष्ट वैल्यू चाहिए तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका उच्चिष्ट। अगर इसका निम्निष्ट वैल्यू चाहिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो आना ही है, रूट 2 तो आना है, बट ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल एकदम, फिर बाद में लगता है कि अरे हम बिल्कुल इतना अच्छा क्वेश्चन था और छोड़ के आ गए। एक डायरेक्ट आप इसको याद रख लें, बेटर रहेगा, क्योंकि अभी बताएंगे तो ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी टाइम होगा तो बता भी दूंगा आपको मैं। y = x × 5 - x, ये बाय नेम पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन, और बाकी मैं जो भी आपके इसके मैक्सिमम मिनिमम पर होंगे, तो इसका अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो ये आंसर होगा इसका 5/2। ओके, ये याद रखिएगा आप, y = x × 5 - x का वैल्यू हो जाएगा ये। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस को क्या है कि डायरेक्ट याद रखने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक x e⁻ x⁻ 1/x, ये भी आपको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू x का जो वैल्यू आता है वो e प्राप्त होता है। तो बाद में जाकर के हम देखते हैं कि x का वैल्यू x = e पर मैक्सिमम वैल्यू आता है, यानी कि फाइनली जब वापस फंक्शन में जाएंगे तो x की जगह e रख देंगे तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट याद करने की सलाह दे रहा हूँ। तो ये एक याद रख लें, एक ये याद रख लें कि x की जगह अगर e कर देते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में स्लोप हमने किया ही है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, ये मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करी, मैक्सिमा मिनिमा की बात कर ली, उसके बाद नॉर्मल और टेंजेंट की बात कर ली। इसी में आपका रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज आप जैसे पूछा है उसने, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी का भी पूछ सकता है, रेडियस में या क्षेत्रफल यानी कि एरिया में या उसके वॉल्यूम में, छोटा सा क्वेश्चन आता है। जैसे आपको पूछा व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल,
है ना। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो पहली बात है, बार बार आपका पूरा क्वेश्चन बड़ा भी बनता है, बड़े क्वेश्चन के वीडियो आपको बना रखे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो रेट ऑफ चेंज में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज मीन्स होता है d/dt। अब किसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है देखना है, तो रेट ऑफ चेंज एरिया का हो रहा है तो एरिया लगा देंगे, ठीक है। अब d/dt करने की बजाय यहाँ पर लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू r, इसलिए हम क्या करेंगे d/dr ऑफ एरिया। एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा d/dr मतलब डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू r, तो पाई तो हो गया कांस्टेंट, और r स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे तो 2r हो जाएगा, मीन्स आंसर हो गया आपका 2πr। और हो सकता है इसमें कोई वैल्यू दे दे व्हेन r = 9, तो यहाँ पर अगर यहाँ लिख देता कि व्हेन r = 9, तो यहाँ पर r का वैल्यू 9 रख देंगे तो 9 दूना 18 पाई हो जाएगा। r = 6 होता 12 पाई आ जाता। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ था। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, जैसे फाइंड द स्लोप। अभी स्लोप के फार्मूले हम पढ़ चुके हैं, अब इसके क्वेश्चंस छोटे छोटे से बन सकते हैं। हो सकता है 3 मार्क्स में इसमें 2 क्वेश्चंस भी हैं 3 मार्क्स के, तो ये क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते समय बताऊंगा आपको मैं, जैसे पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये हो सकता है 3 मार्क्स में आए तो पूरा कर दीजिएगा आप, ऑब्जेक्टिव आता है तो इसको रफ कॉपी में सॉल्व करके फिर देख लेना। इसमें लिखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, find the slope of the tangent to curve y equals to x³ + 1 8.12, यानी बिंदु 1, 2 पर इस वक्र का क्या ज्ञात करना आपको, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की, हिंदी में लिख देता हूँ, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। y = x³ + 1 वक्र है, इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु 1, 2 पर क्या होगी, ऐसा पूछा। या 3 मार्क्स के लिए भी कुछ बच्चों का आज कमेंट्स पे था कि सर हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। तो इस पैटर्न के जो क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव पर्पस से सॉल्व कर रहा हूँ, इसके पीछे ये भी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आपका इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे फुल क्वेश्चन होता तो क्या करते आप, मैंने आपको बताया केवल आपको स्लोप बताना है, और स्लोप सीधी सीधी बात है कि d/dx करना है, dy/dx, ठीक है। यानी d/dx ऑफ y इज कॉल्ड dy/dx, और वही आपका स्लोप या वही आपकी प्रवणता होती है। अगर अब टेंजेंट की बात है तो देखिए टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा आपका dy/dx, यानी एक प्रकार से जो y दे रखा है वो आपके पास है x³ + 1, यानी इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 3x² और 1 का हो जाए 0, ये हो गया आपका स्लोप। अब स्लोप तो प्राप्त हो गया, बट पॉइंट कौन सा है, तो dy/dx का वैल्यू आपको 1, 2 पर बताना है। पॉइंट क्या है, 1, 2, यानी इसमें आपको x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करना है, तो केवल x का वैल्यू ही पुट करेंगे हम, क्योंकि x ही यहाँ पर, यानी आंसर हो गया आपका 3। देखिए आप, छोटी सी बात थी बिल्कुल कि स्लोप किसी का टेंजेंट का स्पर्श रेखा का अगर प्रवणता बताना है तो केवल आपको dy/dx करना है। इसी में एक क्वेश्चन को कवर कर देता हूँ मैं, कि अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा होता है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यानी अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो अभिलंब की अगर प्रवणता आपको ज्ञात करना है, सेम क्वेश्चन होता तो आप पूरा क्वेश्चन सेम करते, यहाँ तक करते, ठीक है। और आखिरी में जाकर के इसको अगर आप माइनस करके उल्टा भी कर देंगे, मीन्स सिस्टमेटिक अगर बात करें तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला तो ऐसा होता है 1/dy/dx का नेगेटिव, ठीक है। अब dy/dx का वैल्यू हम पहले प्राप्त कर चुके हैं, dy/dx का वैल्यू कितना आया था, 3x² आया था, तो -1/3x² हो गया। अब अगर पॉइंट को शो करते हैं तो एट ए पॉइंट की बात करेंगे तो एट ए पॉइंट बिंदु कौन सा था, 1, 2 था। अगर इस 1, 2 को इसमें पुट करते हैं तो -1/, यहाँ 1 रखने से 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए 3।
ओके, तो यहाँ हम देख रहे थे कि जो स्लोप टेंजेंट का आता है उसकी जैसा ही आप नॉर्मल डायरेक्ट बना सकते हो, क्योंकि ये होता है फार्मूला 1/dy/dx का नेगेटिव। तो ये dy/dx का 3 आया था, इसलिए -1/3 आंसर आना ही था। फिर भी सिस्टमेटिक अगर आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो इसको सिस्टमेटिक कैसे करना है। ओके, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन था आपका कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले मैं आपको फार्मूले बता चुका हूँ कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आता है तो केवल आप एक बार उसका डिफरेंशिएट करने के बाद ही पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि f(x) = x - cot x, और 4 आंसर दे दिया आपको। ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि इज इंक्रीजिंग, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का था कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होगा कि नो चेंज, ऐसा कुछ भी 4 ऑप्शन हैं। तो किसी को भी अगर आपको वर्धमान या ह्रासमान पूछा है, ये देखिए आपसे, ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव के रूप में आप डायरेक्ट तो टिक नहीं लगा सकते, इसलिए सॉल्व तो करना पड़ेगा इसे में। तो केवल आपको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग करने के लिए एक ही कार्य करना पड़ता है, उसका हमेशा आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो f' बनेगा, x का डिफरेंशिएट 1 होता है, कॉट का होता है माइनस का, प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर एक्स आप देखते हो कि हमेशा स्क्वायर लगा हुआ है, मीन्स अपने आप में पॉजिटिव, किसी का भी स्क्वायर, चाहे कोसेक नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी वैल्यू x की ले लें आप तो ये कोसेक स्क्वायर पॉजिटिव होगा। यानी पूरा वैल्यू आप आफ्टर ऑल देख रहे हैं कि x का कोई भी वैल्यू लेते तब भी ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। और अगर f' का वैल्यू हमने देखा कि ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं आपको पहले ही कंडीशन 2 बता चुका हूँ कि f' अगर ग्रेटर देन 0 होता है देन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, यानी ये जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, वर्धमान। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में एक जैसे दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ इसी का वर्धमान आसमान पर। द फंक्शन f(x) = cos x, f(x) = cos x फॉर 0 to पाई इज इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, ये आपसे पूछा है। ओके, यानी 0 से ला करके पाई के बीच में x है अगर, तो ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी आपका कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का फंक्शन आए, अगर 3 मार्क्स में आए तो कभी छोड़ना नहीं है, कम से कम उसका डिफरेंशिएट करने के बाद डिसीजन ले सकते हैं कैसा आ रहा है। और ऑब्जेक्टिव आया तो एक बार डिफरेंशिएट करके देखिए तो सही आप। cos x का क्या हुआ, -sin x। अब sin x का वैल्यू अगर मैं 0 से ला करके पाई के बीच में कोई भी वैल्यू रखता हूँ यहाँ, तो आप देखते हो कि ये नेगेटिव ही होता है। अब वो भी फार्मूले बताऊँगा आपको मैं उसके बाद। तो sin x का वैल्यू आपका 0 से ला करके पाई के बीच में जो भी वैल्यू रखेंगे, ये अगर पॉजिटिव भी हुआ तब भी साइन लगाओ माइनस का, और नेगेटिव हुआ तब भी, यानी कि ऑलवेज ये आपका कैसा होगा, नेगेटिव ही बना रहेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि f' का जो वैल्यू हुआ वो लेस देन 0 हुआ, और इसलिए जो फंक्शन हुआ वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेस्ड और भी कुछ क्वेश्चन है। स्लोप हो गया हमारा, उसके बाद इक्वेशन भी हो गई, f' ये भी हो गया। कुछ क्वेश्चन हम बुक से करते हैं, देखिए। ये क्वेश्चन भी आपका एक है, इन ए रियल नंबर लाइन सेट f(x) = 2x + cos x। ये सभी क्वेश्चंस के बारे में आपसे ही पूछा है कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो आपको इसमें क्या करना रहता है, डिफरेंशिएट करना है। पहले डिफरेंशिएट किया तो f' आ गया, ये 2 आया, x का 1 हो गया, cos x का हो गया माइनस का sin x। अब आपको इसमें कंडीशन ये दे रखी थी कि नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पर लेना है। तो रियल नंबर लाइन मतलब कोई भी अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ जो बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो यहाँ पर जितने भी रियल नंबर होंगे उसके लिए जो sin x होगा वो मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है, और मिनिमम आपका -1 होता है। तो -1 भी रख देंगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, और +1 रखते तब भी ये पॉजिटिव होगा। मतलब हम देख रहे हैं कि f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और जब ग्रेटर देन 0 है तो निश्चित रूप से क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से
एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन देखिए आप, fx इक्वल्स टू ई टू द पावर x, है ना। ये छोटे क्वेश्चन 3 नंबर के लिए भी काम आ सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए रटना नहीं है, इनको सॉल्व करते भी आना चाहिए। तो जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी फंक्शन आता है तो आपको हमेशा उसको डिफ्रेंशिएट करके देखना है। ई टू द पावर एक्स तो एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएट ई टू द पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि x के हर वैल्यू के लिए कैसा होगा है, तो मान लीजिए x का मैं नेगेटिव वैल्यू लेता तो आपका जो फंक्शन आता वो माइनस ऐसा आता, और इसको अगर आप वापस नीचे लाते तो ये 1 ई टू द पावर एक्स बन जाता। मतलब x का कोई भी वैल्यू अगर लेते हैं तब इसका डिफ्रेंशिएट आपका ई टू द पावर एक्स ही आएगा, यानी f' जो रहेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इसलिए ये फंक्शन भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान होगा, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज़। फिर एक फंक्शन है आपका fx इक्वल्स टू x माइनस 1/x, बताइए वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। यानी आपसे पूछा है कि बताओ कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए आप। f' इक्वल्स टू x का तो होता है 1, और 1/x का जब करते हैं तो आप ऊपर ले जाते हो, सब आपको पता है 1/x² इसका डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। अब जब इसका डिफ्रेंशिएट करके देखा, अब अगर मैं x की जगह कुछ भी वैल्यू रख देता हूँ, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो अगर नेगेटिव भी रखते हैं तब भी ये स्क्वायर होने से पॉजिटिव हुआ, मतलब आफ्टर ऑल ये पूरा वैल्यू कैसा हुआ, f' का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए कैसा हुआ, ग्रेटर देन 0 ही हुआ, और इस कारण से ये जो फंक्शन है आपका ये भी कैसा हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में भी दे रखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है ये आपका कि fx इक्वल्स टू x प्लस साइन x, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको पूछा है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x चेक द इंक्रीजिंग दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी x के प्रत्येक मान के लिए बताइए कि ये वर्धमान होगा या ह्रासमान। तो आपका एक ही काम है, f' निकालना है, ये आया 1 और साइन का हो गया cos x। अब यहाँ से हमें पता नहीं चला, तो इसका एक फार्मूला आपको मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि ये फार्मूला तो याद करना ही है आपको। 1 प्लस cos x का फार्मूला यूज़ किया, 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ जब स्क्वायर आ गया तो अपने आप में क्लियर हो गया कि x का वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, cos स्क्वायर x का आ रहा है इसलिए नेगेटिव भी हुआ तो पॉजिटिव, मतलब आफ्टर ऑल ये जो वैल्यू आ रहा है 100% ये पॉजिटिव ही आएगा। और जब ये पॉजिटिव आता है तो बार बार देख रहे हैं हम कि पॉजिटिव आया, यानी कि वैल्यू आपका फंक्शन जो है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग यानी वर्धमान ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न के लिए गए हैं। इसके बाद में आपको पूछा है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको क्लियर हो गया। इसके बाद में अभी हमने स्लोप बताया था टेंजेंट और नॉर्मल का, अब आपको कुछ क्वेश्चंस इक्वेशन को लेकर हो सकते हैं। तो यहाँ पूछा है कि इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए, और कौन से बिंदु पर, बिंदु 1 पर, और जो वक्र दे रखा है वो है आपका y इक्वल्स टू x³। यानी आपको पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट 1 ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू x³। तो बहुत इजी बात है, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो चाहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो, आपका फार्मूला बता देता हूँ, उसी से आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। y माइनस y1 इक्वल्स टू dy/dx आता है, देन x माइनस x1 आता है, ठीक है। x1 और y1 तो पॉइंट्स हो जाते हैं जो रखते हैं हम, dy/dx आपको डिफ्रेंशिएट करने से मिल जाता है, और उसके बाद में उसमें पॉइंट का वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो ये अगर टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है तो ये, और अगर नॉर्मल का बनाना होता है तो -1/dy/dx कर दीजिए आप। तो बहुत इजी बात है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी बन सकता है इसका फुल। तो ये हुआ आपका, सबसे पहले तो हम y से चलते हैं, y कितना आपके पास x³, इसका डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो dy/dx हो गया आपका 3x², ओके। अब dy/dx का वैल्यू हम एट ए पॉइंट निकालते हैं, तो पॉइंट है हमारे पास 1 1, यानी इसमें 1 रखते हैं तो ये हो गया 3 × 1 का स्क्वायर, 3 1 ही होता है, ये हो गया 3, dy/dx का वैल्यू हो गया। इसलिए आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा का जो समीकरण हुआ y माइनस y1 का वैल्यू 1 है, इसके बाद dy/dx एट ए पॉइंट 1 1 दैट इज़ 3, उसके बाद यहाँ हुआ x माइनस x1 का वैल्यू भी कितना है, ये x1 और ये y1 दोनों ही सेम है। इसको सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 1 इक्वल्स टू
3x माइनस 3, ठीक है। y माइनस 1 उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाए y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ये आपका आंसर, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसा होता कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बताइए तो केवल करेक्शन में क्या आ जाता, y माइनस y1 इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। केवल ये वैल्यू आपको dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया था उसको 1 अपॉन माइनस 3 रखते तो आपका नॉर्मल का इक्वेशन बन जाता, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आप बता सकेंगे, स्लोप बता पाएंगे, वर्धमान ह्रासमान यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता देंगे, मैक्सिमा मिनिमा के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो बता देता हूँ मैं, और रेट आप चेंज के देख लेते हैं। इसके बाद में इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल अभी बात हो ही गई। फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2 ऑन दिस कर्व, ये पूछा आपसे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू, बता दिया वैसे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताना है तो dy बाई डी एक्स निकाल करके x का वैल्यू पुट कर दीजिए आप। विशेष रूप से ऐसे ऑब्जेक्टिव को कवर कर लें, और ऑब्जेक्टिव के साथ में बहुत सारी मल्टीपल बातें कर रहा हूँ आपसे, इसमें फार्मूले भी बता रहा हूँ, इसमें बड़े और छोटे क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, काफ़ी कुछ उपयोगी है पूरा वीडियो, इसको बिल्कुल आप स्किप नहीं करें और पूरा देखें, ठीक है। आगे बढ़ें तो इसमें लिखा है कि हाँ, अप्रोक्सीमेशन को लेकर के भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अप्रोक्सीमेशन की कुछ बातें आई थी कि सन्निकट के वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस शामिल किए जाएं, तो जैसे आपसे पूछा है 36.6 का अप्रोक्सीमेशन बताइए अप टू प्लेस वैल्यू 2 प्लेस वैल्यू, यानी कि दशमलव के 2 स्थानों तक आपको इसका अप्रोक्सीमेशन लेना है। देखिए अप्रोक्सीमेशन करते समय मतलब बड़ा क्वेश्चन आया था पिछली बार, जैसे इसका 3 मार्क्स में भी आ सकता है यही वाला, तो मैं आपको इस पैटर्न से ही बताऊँगा, डायरेक्ट इसको रटना नहीं। हो सकता है 35.4 दे दे, फिर 25.7 दे दे। क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं करना है कि सेम आएगा, भरोसा करना है मेथड का, भरोसा करना अपने सर का, भरोसा करना अपने आप पर, भरोसा करना ऊपर वाले पर, भरोसा करना अपने माता पिता पर, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसका सन्निकट मान मुझे दशमलव के 2 स्थानों तक प्राप्त करना है, तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए कि फंक्शन हमारा कैसा है। तो फंक्शन हम देख रहे हैं कि यह जो f(x) है वो √x जैसा दिख रहा है, इसको जनरली हम y लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी आपको रूट ऑफ x जैसा दिख रहा है, क्योंकि कभी यहाँ x की पावर, इस पूरे की पावर 1/4 वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कभी 1/5 वाले भी हो सकते हैं, क्यूब वाले भी हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये रूट दिख रहा है, ओके। अब आपको ये देखना है कि रूट में मैं कौन सा एक स्टैंडर्ड वैल्यू जानता हूँ जो इसके नज़दीक है। तो आप देख रहे हैं कि 36 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 6 का। तो इसको मैं 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट करूँगा कि ये 36 अलग हो गया और 0.06 अलग हो गया, ओके। एक बात ये भी हो गई, ये हो गई। अब आपको क्या करना है, एक फार्मूला आपको मैं देता हूँ, डेल वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस रूट ऑफ एक्स, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रख लेना है, इससे डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। तो ये याद रखने से आपको कम से कम रूट वाले क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। जैसे डेल वाई, यानी कि आपको ये फिर से एक डेल वाई का फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा। डेल वाई का फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स के साथ में डेल एक्स। और डेल एक्स क्या है, ये जो वैल्यू है यह तो आपका क्या बन गया, x बन गया, और ये जो वैल्यू है आपका है डेल एक्स है, ओके। ये याद रखना है कि इसको हमने जो ब्रेक किया था। अब ये थोड़ा सा अगर याद हो गया तो निश्चित रूप से आप कोई भी अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन कर पाएंगे। ज़्यादा अभी डिटेल्स में नहीं बताऊंगा आपको मैं, फिर भी देख लीजिए कि सबसे पहले तो इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मतलब इस प्रकार से करना, मान लो ये 25.6 होता तो मैं यहाँ क्या लिखता, 25 + 0.6। अब कोई बोलता सर 24.3 होता तो क्या करते, 24 होता तो भी हम इसको 25 बनाते और उसके बाद माइनस लगाते, भले प्लस लगा करके यहाँ माइनस कितना हो, कम पड़ रहा है आपका 0.7, तो ये आपका x हो जाता और ये आपका डेल x हो जाता। तो 2 पार्ट को तो आपने पहचान लिया। इसके बाद में रूट ऑफ x पता चल ही जाएगा आपको, dy बाई डी एक्स हो जाएगा रूट ऑफ डेल x। बस ईजी हो गई बात। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर आपने y इक्वल्स टू √x का फार्मूले पर बेस्ड फार्मूला देखा। अभी डेल y का वैल्यू हमें निकालना है, तो सबसे पहले चाहें तो हम dy बाई डी एक्स निकाल लें। y इक्वल्स टू √x है, तो dy बाई डी एक्स हो गया आपका 1/2 रूट ऑफ x, और x का वैल्यू यहाँ से आपको दिख रहा है, तो 2 × 6 यानी कि 36 का रूट
6 यानी 1/12। ओके, ये तो हो गया dy बाई डी एक्स, मतलब ये वैल्यू प्राप्त कर ली मैंने। साथ में डेल एक्स का वैल्यू भी मुझे दिख रहा है कि डेल एक्स को मैंने क्या लिया है 0.6, ये वैल्यू भी प्राप्त कर ली, ये भी कर ली, इसलिए डेल आप y प्राप्त कर लिया। डेल y हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल आप x। dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया था 1/12 और साथ में डेल x का वैल्यू है 0.6। इसका जो भी सॉल्यूशन आता है, अभी मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा आपको, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद में ये वैल्यू आपको प्राप्त करना थी, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखता 1/12 इंटू 0.6 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, मीन्स यही वैल्यू है। यानी एक प्रकार से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये मुझे वैल्यू जो प्राप्त करनी थी वही है रूट ऑफ 36.6, इसी की वैल्यू आपको चाहिए, माइनस रूट ऑफ एक्स मीन्स रूट ऑफ 36 और रूट ऑफ 36 मीन्स 6 है, तो ये इधर अगर शिफ्ट कर देते तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 36.6 इक्वल्स टू 1/12 इंटू 0.6 एंड प्लस का हो जाएगा 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.05। 6 तो है, चलो कर ही देते हैं इसको। ये देखिए इसको पॉइंट को काटा, नीचे 0 आ गया, 6 दूना 12, ये 20 आया मतलब 0.5 हो गया और प्लस 5 6, यानी कि आंसर हो गया ये देखिए। इस प्रकार से कम रूट वाले क्वेश्चन को तो इस फार्मूले में आपको सभी हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूँ रूट वाला, ताकि आपको कवरिंग हो जाए, क्योंकि रट के नहीं चलना है चलो 36.6 का आंसर होगा तो 6.03 कर देंगे, ठीक है। बस केवल इतनी सी बात याद रखें तो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, इसी से देखिए आप। जैसे एक अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका इस पैटर्न का था जो 36 के ऊपर था। अब किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो ये आया था एक बार क्वेश्चन कि इसका आंसर बताइए आप कि इसका अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। तो पहले आपको देखना है कि हमारा फंक्शन रूट पर बेस्ड है, यानी कि y का वैल्यू तो कितना हो गया रूट एक्स। अब रूट एक्स तो परफेक्ट स्क्वायर किसका हमारे पास उपलब्ध है, तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ये 0.25 का होता, ये स्क्वायर होता था 0.5 का, ठीक है। मतलब वास्तव में ये ऐसा होना था कि 0.25, बट ये 0.24 है, यानी इसमें कमी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0.1 अगर माइनस कर देते हैं तो इसमें से माइनस करके देख लीजिए आप, सही आ रहा है। ये देखिए अगर 1 करेंगे तो गलत हो जाएगा 0.1, ओके, यानी 0.1 यानी हो गया आपका, अगर इसमें से माइनस करते 0.24 आ रहा है। मतलब इसको हम दो पार्ट में इस प्रकार से ब्रेक करना चाहेंगे कि एक पार्ट जो है उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो आप जानते हैं, जैसे इसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट आपको पता नहीं, ये x है और ये आपका कौन है डेल एक्स। x हो गया, डेल एक्स हो गया, y हो गया। अब आपको मैंने कहा था कि सबसे पहला काम आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, dy बाई डी एक्स निकाल लेना है। dy बाई डी एक्स फिक्स आएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट ऑफ एक्स देख रहे हैं कि 0.25, इसीलिए तो हम ऐसा बनाते हैं इसको, ताकि इसका स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाए। ये हो गया आपका 0.5, यानी हो गया आपका 5 दूना 10 और पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया केवल y, ओके। dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। dy बाई डी एक्स आने के बाद में डेल एक्स का वैल्यू भी आपके पास प्राप्त है, नेगेटिव है इस बार, बस केवल वैल्यू पुट कर दिए आप, तो ये हो गया डेल y प्राप्त करते हैं। तो डेल y के लिए हो गया dy बाई डी एक्स के साथ में डेल ऑफ x। dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास आया है 1, साथ में डेल x का वैल्यू है 0.01 नेगेटिव, यानी फाइनल आंसर हुआ 0.01। ये हुआ डेल y का। इस फार्मूले में अगर पुट करते हैं तो माइनस का 0.01 इक्वल्स टू, ये वो वैल्यू है जो हमें फाइंड करना था, यानी ये देखा जाए तो इसी टाइप से देखिए x प्लस डेल एक्स। हाँ, क्वेश्चन ये हमारा कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, इसका आपको निम्निष्ट या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो निम्निष्ट या न्यूनतम मान अगर ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहला काम तो हमेशा एफ डैश एक्स निकाल के रख लेना चाहिए। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट करना है, ये 3 नीचे आएगा तो 6x स्क्वायर, इसके बाद ये नीचे आएगा तो 42x बन गया, इसके बाद 36x, ठीक है, 36 और x का हो गया 1 और 20 का हो गया 0। एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया, इसके बाद हम क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं। ये बड़े मेथड में भी काम आ जाएगा आपका। तो
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं। देखिए हमेशा कोई भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमा मिनिमा पूछा जाए तो आपको पहला काम उसको डिफरेंशिएट तो कर ही देना है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का पूछा जाए तो भी आपको डिफरेंशिएट तो कर ही देना है। स्लोप या आपको नॉर्मल या टेंजेंट का स्लोप या इक्वेशन पूछे तो भी आपको एक बार डिफरेंशिएट तो कर ही देना है। तो कम से कम एक एक दो नंबर आपको शुरू में ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ की बात करी तो एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स को आप 0 पुट करें तो एक्स का वैल्यू आ जाए, देखिए आप तो 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो 6 से डिवाइड कर दीजिए पहले, तो ये हो गया आपका, फिर 6 के 2 पार्ट ऐसे करो 7 हो जाए प्लस करने से ही। ठीक है, तो 6x माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू हो गया 6 और x का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, यानी कि x के दो वैल्यू आए हैं 1 और 6। अब आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट पता करने के लिए दो मेथड्स हैं। ये जो x के दो वैल्यू आए हैं इसको आप इसमें पुट कर दें। अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f आप 1 कितना आ रहा है वो देख लें, f आप 6 कितना आ रहा है वो देख लें। इन दोनों में जो आपका मिनिमम वैल्यू होगा वही आपका निम्निष्ट वैल्यू होगा। ऐसे इसको कर लेंगे आप। ठीक है, एक मेथड तो ये था। अगर यहाँ x का एक ही वैल्यू होता तो फिर मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जाता, तो इसका जो आंसर आएगा -128 मिनिमम वैल्यू आएगा। आप इसमें वैल्यू रख लेंगे, एक जगह -30 आएगा और 6 के लिए -128 आएगा। तो -30 जो वैल्यू है वो उससे -128 से कैसे बड़ा है, आपको मिनिमम चाहिए था इसलिए -128 आंसर आएगा। उसके बाद में इसी पैटर्न में f(x) इक्वल्स टू 10x माइनस x, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ऐसा पूछा आपसे। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के लिए आपको मैंने क्या कहा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा स्लोप ये सब जब आते हैं तो एक बार डिफरेंशिएट कर दें। जैसे dy/dx होता है ऐसे f(x) का डिफरेंशिएट क्या होता है f डैश x, ये हो गया आपका sec² x और -1। ठीक है, और sec² माइनस 1 होता है आपका फार्मूला tan² x का। अब जब tan² x आ गया, tan का कोई भी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। कोई भी स्क्वायर जो रहता है अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, यानी कि एक प्रकार से ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। और जब एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आता है, मतलब जो फंक्शन एफ एक्स है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, ये लगभग आपको मैंने इसके भी क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। और आप अपनी जो रेफरेंस बुक है आर.बी. त्रिपाठी, उसके चैप्टर के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे विद सॉल्यूशन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव का हिंट दे रखा है, उसको अगर टाइम हो तो आप कर लें। उसके बाद मैंने लगभग आपको 6 नंबर का तो इंटीग्रेशन और 5 नंबर के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि बड़ी बातें जो ऑब्जेक्टिव की थी वो 11 नंबर का कवरेज दे दिया। और साथ में ये समझ के चले जो इंटीग्रेशन करवाया था उसमें 2 नंबर का और 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी, मतलब क्वेश्चन भी कवर हो गया। और इसमें भी आपका 5 नंबर में भी मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद स्लोप और टेंजेंट, इसका भी कोई क्वेश्चन आपका 3 नंबर का कवर हो सकता है। यानी 6 5 11 प्लस 3 प्लस 3 यानी 6 से 12 और 5 17, ये 17 नंबर के काम आपको मैंने सवेरे सवेरे दिए हैं, निश्चित रूप से आप करेंगे। उसके बाद में 2 नंबर का लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है वो लगभग आपका थ्योरेटिकल है, तो उसके भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। ये देखिए